नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज सुबह से इस्लामाबाद में शहबाज के ऑफिस में मीटिंग्स चल रही हैं। रावलपिंडी में मुनीर के ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी के एक फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दोनों डरी हुई हैं। मोदी के वॉर प्लान का पहला पन्ना भी सामने आया है। भारतीय सेना में 2200 नए टैंक शामिल होंगे। सेना के लिए 6 लाख गोले खरीदे जाएंगे। इंडियन नेवी में 10 नए युद्धपोत भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना में 350 किलर ड्रोन भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध की दस्तक मुनीर को सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि यह युद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर मोदी की तारीफ कर दी, उसके बाद मुनीर एंड कंपनी एकदम सन्नाटे में है। मुनीर को अब तक ये लग रहा था कि उसको अमेरिका बचा लेगा, चीन मदद कर देगा। मुनीर का प्लान बैकफायर कर चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल वॉर का सही समय आ गया है। I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was we had a news conference on the grass. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना बार बार महान बताया और फिर नरेंद्र मोदी का ट्रंप को दोस्ती वाला पैगाम देना। जियोपॉलिटिक्स फिर बदल रही है और इस बार सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को लग रहा है। आसिम मुनीर को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ आ गए हैं। जिनपिंग पहले से सिर पर हाथ रखे हैं। इंडिया के हमले से बचने का डबल कवच मिला है। लेकिन आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को ऐसा मौका दे दिया है। भारत पाकिस्तान पर सबसे भीषण हमला करेगा और ना अमेरिका बीच में आएगा, ना चीन इस बार पाकिस्तान की मदद करेगा। कोई भी युद्ध एक गोली से शुरू होता है, लेकिन यह गोला कहां चलेगा, मिसाइल का टारगेट क्या होगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यह पाकिस्तान सेना की सबसे बड़ी ताकत है और अब मुनीर की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। यह पाकिस्तान की सैन्य हैवी इंडस्ट्री है। यहां पर पाकिस्तान के टैंक बनते हैं, आर्मर्ड व्हीकल बनाए जाते हैं। तक्षशिला की इस फैक्ट्री को टैंक फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहां पर नए टैंक बनाए जाते हैं, टैंकों की रिपेयरिंग होती है। पाकिस्तान का जो भी टैंक खराब होता है, गड़बड़ी होती है, वो यहीं पर तक्षशिला में ठीक किए जाते हैं। 1971 में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी सेना ने तक्षशिला में आर्मर्ड फैक्ट्री खोली थी। इसका एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ मजबूत हथियार बनाना। अगर हम बात करें टेक्निकली तो एक फीचर ये है कि ये टैंक्स को रीबिल्ड करते हैं और उसके साथ साथ नए टैंक्स की प्रोडक्शन का सिलसिला भी वहाँ पे जारी है। इसी तरह आर्म पर्सनल कैरियर्स वो भी डिफरेंट वेरिएंट्स के और मुख्तलिफ वेपन्स के अगेंस्ट जो उनकी डिफेंस है आर्म पर्सनल कैरियर्स का, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ व्हीकल्स की जो है वो उनको बुलेट प्रूफ में कन्वर्ट करना और उसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इसमें चल रहे हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है जिसके अंदर सिविल और मिलिट्री दोनों साइड्स के इंजीनियर्स मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। और एक R&D भी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। तक्षशिला की इस फैक्ट्री की दूरी भारत से 200 किलोमीटर है। अब जंग शुरू होती है तो इंडियन मिसाइल चंद मिनटों में इस फैक्ट्री को तबाह कर देंगी। अगर मुनीर की ये टैंक फैक्ट्री युद्ध शुरू होते ही खाक हो गई तो पाकिस्तानी सेना की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आर्मर्ड बैकअप पूरी तरह से टूट जाएगा। इस टैंक फैक्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी है यहां का डिफेंस सिस्टम।
मुनीर की इस फैक्ट्री में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इंडियन मिसाइल, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, प्रलय को रोक सके। अब मुनीर की दूसरी बड़ी ताकत और भारतीय सेना के दूसरे टारगेट की बात। यह है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो पाकिस्तानी पंजाब के कमरा शहर में स्थित है। यह फैक्ट्री पाकिस्तानी एयरफोर्स की जान है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद फैक्ट्रियों को कुछ हुआ तो बिना उड़े ही पाकिस्तानी एयरफोर्स जंग हार जाएगी, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी JF-17 प्लेन हो, पाकिस्तानी मिराज जेट हो, सबके पार्ट्स यहीं बनते हैं, यहीं पर पुर्जे बदले जाते हैं। पाकिस्तान के पास जितने भी रेडार हैं वो सब यहीं बनते हैं, यहीं पर ठीक होते हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी 1971 में हुई थी। इस कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं। इसी फैक्ट्री पर पाकिस्तानी एयरफोर्स निर्भर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस टॉप फैक्ट्री में इंडियन मिसाइल को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इंडियन बॉर्डर से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की दूरी महज 80 किलोमीटर है। इंडियन मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को 7 मई को हो गया था। मुरीदके में हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था, जिसको इंडियन मिसाइल ने खंडहर में तब्दील कर दिया था। अब इस खंडहर को पाकिस्तान खुद बुलडोजर से गिरा रहा है ताकि नया आतंकी सेंटर खोल सके। जो हाल मुरीदके का हो सकता है, वही आग पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर बरस सकती है। बस एक ऑर्डर की बारी है, दिल्ली से ऑर्डर आएगा और जंग शुरू होते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की बैकबोन टूट जाएगी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को तबाह करने के लिए पिनाका ही काफी है, जिसके नए GPS गाइडेड रॉकेट 110 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। यानी जमीन से पिनाका दहाड़ेगी, आसमान से प्रलय गरजेगी। अब मुनीर की तीसरी सबसे बड़ी ताकत और इंडियन आर्मी के तीसरे टारगेट की बात। यह है पाकिस्तानी सेना का दिल, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के लिए गोलियां बनती हैं, बंदूकें बनती हैं, आर्मी के लिए हथियार बनाए जाते हैं। यह पाकिस्तानी सेना का तहखाना है। अगर इस तहखाने को कुछ हुआ तो मुनीर सेना के पास बंदूकें तो होंगी, लेकिन चलाने के लिए गोली नहीं बचेगी। पाकिस्तानी सेना के पास 4 दिन का रिजर्व गोला बारूद है। अगर पाकिस्तान की इस फैक्ट्री को जंग शुरू होते ही खत्म कर दिया गया, अगर इंडियन मिसाइल ने मुनीर के बारूद खाने में बारूद भर दिया, तो जंग के 5वें दिन पाकिस्तानी सेना को लाठी बंदूक से जंग लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तानी पंजाब के वाह शहर में स्थित है। यहां से इंडियन बॉर्डर की दूरी 200 किलोमीटर है, यानी कई इंडियन मिसाइल की रेंज में है। इंडियन मिसाइल कितने अंदर तक, कितना सटीक हमला कर सकती हैं, इसका डेमो आसिम मुनीर 10 मई को देख चुका है। 10 मई को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। जब पूरी फिल्म शुरू होगी तो पाकिस्तानी सेना के पास कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान की टैंक फैक्ट्री, पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पाकिस्तान की ये 3 फैक्ट्रियां अगर खत्म हो जाती हैं, युद्ध के शुरू होते ही टारगेट हो जाती हैं। युद्ध के पहले घंटे में ही पाकिस्तान 60% युद्ध हार जाता है। 10 मई के बाद से आसिम मुनीर अमेरिका निकल गया था। शहबाज शरीफ दुनिया भर के देशों में जा जाकर अपना डर बता रहे थे। आसिम मुनीर को लगा था हिंदुस्तान के गुस्से से, भारतीय सेना के शौर्य से कोई उसको बचा सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है, और उसने वहां पर सबसे बड़ा सौदा किया, मोदी से बचने के लिए पाकिस्तान को बेचने का सौदा। आसिम मुनीर को लगा था ट्रंप से सौदा करेंगे तो मोदी से बच जाएंगे, लेकिन मुनीर ने अपनी मुसीबत दोगुना कर ली। चीन भारत की तरफ झुकने लगा है, मोदी का कद दुनिया में और बढ़ने लगा है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज आई। चीन ने पाकिस्तान से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी है। मुनीर को फंडिंग मिलनी बंद होने वाली है। जब युद्ध होता
तो सबसे पहले दुश्मन की ताकत पर वार होता है ताकि वो दोबारा लड़ने लायक नहीं हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस ने यूक्रेन की 60% इंडस्ट्री तबाह कर दी है। यूक्रेन की डिफेंस फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यूक्रेन को हथियार यूरोप और अमेरिका से मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कोई नहीं खड़ा है। आसिम मुनीर को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। पाकिस्तानी सेना के पास जंग के लिए गोला बारूद नहीं है, एडवांस वेपन नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तो ट्रंप का साथ और जिनपिंग का हाथ भी नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर है। मुनीर की कमजोरी, मजबूरी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस युद्ध की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है उसमें मुनीर को पूरे पाकिस्तान का अंत दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 3000 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें सबसे ज्यादा समतल जमीन है, यानी थल सेना के बीच सीधा मुकाबला, जिसमें सबसे ज्यादा टैंक गरजते हैं। भारत पाकिस्तान का चाहे 1965 वाला युद्ध हो या फिर 1971 वाली रण, टैंकों ने हर बार अपना दमखम दिखाया। 1965 की जंग में पाकिस्तान के 300 टैंक तबाह हुए थे। 1971 की जंग में पाकिस्तान के 200 टैंकों को कबाड़ बना दिया गया था। इस बार युद्ध होगा तो टैंकों के गोले गरजेंगे, तबाही मचाएंगे और इंडियन आर्मी में टैंक की पावर बढ़ने वाली है। भारतीय टैंक फैक्ट्रियों में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भारतीय सेना के लिए सप्लाई तेज कर दी गई है। भारतीय सेना के पास अभी 4600 टैंक, अब नए 2200 टैंक मिलेंगे, जिसमें 400 नए हल्के टैंक भी शामिल होंगे। 6 लाख गोले भारतीय सेना को दिए जाएंगे। 6 लाख गोले, इतने गोलों का इस्तेमाल जंग के वक्त होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो हर दिन कम से कम 30 से 40 हजार गोले दागे जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी दुश्मन के हौसलों को तोड़ा जा सके और उसको संभलने का मौका ना मिले। ऐसी विध्वंसक तैयारी नेवी के लिए भी हो रही है। आखिरी बार जब नौसेना के बेड़े ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इंडियन नेवी ने इतने गोले दागे थे, इतनी मिसाइल दागी थी, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया था। इस बार युद्ध होगा तो पाकिस्तान पर पहला हमला नेवी भी कर सकती है, और इस बार हमला 1971 से भी भीषण होगा। तैयारी पाकिस्तान के अंत वाली चल रही है। भारतीय नौसेना में नए 10 युद्धपोत शामिल होंगे, एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होगा, 10 नए लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, न्यूक्लियर पावर वाले युद्धपोत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगेंगे। ये तैयारी जंग की है, बहुत बड़े युद्ध की है। ऐसा युद्ध जिसके बाद सदियों तक पाकिस्तान आवाज ऊंची नहीं करेगा। हिंदुस्तान फाइनल वॉर की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की डिफेंस पावर में सबसे बड़ा फर्क नौसेना का ही है। इंडियन नेवी इतनी मजबूत है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तबाही ला सकती है। भारतीय नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 16 फ्रिगेट हैं, पाकिस्तान के पास 10। भारत के पास 16 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8। ये अंतर बढ़ने वाला है और पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। आसिम मुनीर को सिर्फ इंडियन आर्मी और नेवी से डर नहीं लगता, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही मुनीर का गला सूख जाता है। उसके सामने बहावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान एयरबेस की तबाही वाली तस्वीरें सामने आने लगती हैं, क्योंकि इसका तोड़ अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है और पाकिस्तान पर हवाई खतरा और बढ़ने वाला है। भारतीय वायुसेना में 20 स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप शामिल होंगे, 350 मल्टी ड्रोन हिस्सा बनेंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ऐसे प्लेन होते हैं, ऐसा एयर प्लेटफॉर्म होता है जो जेट्स के ऊपर उड़ते हैं। ये 60,000 से लेकर 1 लाख फीट तक की ऊंचाई पर होते हैं, जिनको टारगेट कर पाना पाकिस्तान के बस में नहीं है। इंडिया की ड्रोन फोर्स का दर्द अभी तक पाकिस्तान को महसूस होता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का सच सामने नहीं आए, इसके लिए आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की, ट्रंप के चक्कर लगाए। ट्रंप जब बार बार प्लेन तबाह करने की बात करते थे तो मुनीर का बीपी बढ़ जाता था। You had India, Pakistan, that was going. In fact,
planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And they already shot down 7 jets. ये जेट्स पाकिस्तानी हैं, अमेरिका के दिए हुए F-16 प्लेन, जिनको इंडियन मिसाइल ने खाक कर दिया। ये बात पाकिस्तानी मानते हैं। युद्ध नीति से पहले कूटनीति आती है। कूटनीति ही युद्ध का नतीजा जंग से पहले तय कर देती है। जिस युद्ध नीति को मुनीर अपनी जीत मान रहा था, वो मोदी की कूटनीति से हार में बदल गई। पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का सही वक्त आ गया है। क्या नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने यूरोप, अमेरिका समेत 26 मुल्कों के यूक्रेन को सेफ्टी देने के ऐलान के बाद धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अगर एक भी यूरोपीय सैनिक दिख गया तो जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद से एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। और अभी नई दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर मीटिंग हुई। मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को पेरिस में हुई मीटिंग के बारे में जानकारी दी। मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। फोन पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मीटिंग की जानकारी दी है। यूक्रेन में युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। दुनिया पर बड़े युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या मैक्रों ने इसीलिए मोदी को फोन लगाया ताकि युद्ध रुक सके? क्या पुतिन जो एग्रेसिव तेवर दिखा रहे हैं, उनके बीच शांति का रास्ता मोदी ही निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर रास्ता नहीं निकला तो 26 देश एक साथ युद्ध में कूद पड़ेंगे। दुनिया पर एक साथ 26 युद्ध का खतरा। छब्बीस युद्ध एक अकेले पुतिन के विरुद्ध। ज़ेलेंस्की को बचाएंगे, 26 लड़ जाएंगे। पुतिन झुकेगा नहीं, युद्ध रोकेगा नहीं। पेरिस में जिस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 26 देशों की सेफ्टी की गारंटी देने का ऐलान किया, उसी के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के एक्सलेट होने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि जवाब में पुतिन ने भी क्लियर कह दिया है कि शांति से आओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकत दिखाओगे तो बम गोला मिलेगा। यूक्रेन में 26 देशों को तगड़ा जवाब मिलेगा। यूक्रेन में एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इसी के बाद से आशंका जताई जा रही है कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है? क्या 26 देश ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन से 1-to-1 लड़ने जा रहे हैं? क्या पुतिन अकेले इन 26 देशों से सीधी लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब अमेरिका समेत यूरोप के 26 देशों ने खुल्लम खुल्ला सेफ्टी देने का ऐलान कर दिया है। और ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि अब बात अकेले यूक्रेन की नहीं, अब बात अमेरिका और यूरोप की हो गई है। पुतिन को झुकना ही होगा, बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। कल पेरिस में 26 देशों और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन को वायु, थल, जल और यूक्रेन की सेनाओं के सुधार के माध्यम से मजबूत सुरक्षा गारंटी देने के लिए संयुक्त सेना बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कल हमने देखा कि गठबंधन न केवल इच्छुक है बल्कि उसे पूरा करने में सक्षम भी है। हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन के लिए हमें पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना होगा। एक बात तो तय है कि पुतिन झुकने वाले नहीं, और अब जो नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उससे ज़ेलेंस्की और यूरोप भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर पुतिन वर्सेस 26 का युद्ध होता है तो क्या होगा? अब तक वॉर हिस्ट्री कहती है रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसके पीछे वजह भी है, और वजह है यूरोप।
दुनिया के जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उसमें यूरोप मेन कैरेक्टर और फैक्टर रहा है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। 8 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने एक्सिस शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान को हराया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर में 50 देश शामिल थे। इस बार फिर बड़े युद्ध की आशंका का मेन फैक्टर यूरोप ही है, बस इस बार युद्ध के कैरेक्टर बदल गए हैं। इस बार अकेले रूस के खिलाफ अमेरिका समेत 26 यूरोपीय देशों ने हामी भरी है, जो यूक्रेन को बचाने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैनिक यूक्रेन में भेजने को तैयार हो गया है, जबकि इटली, जर्मनी और स्पेन ने सेना भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन फंडिंग और ट्रेनिंग में मदद की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि रूस पिछले 1290 दिनों से युद्ध लड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से को कब्जे में कर लिया है। 20% हिस्सा मतलब लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया जैसे इलाके शामिल हैं, जिसे रूस अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। यूरोप और अमेरिका समेत ये 26 देश पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन देशों ने अपने सैनिक भेजने की बात कही, हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बात से समझ सकते हैं कि जब मैक्रो पेरिस में युद्ध के खिलाफ यूक्रेन में 26 देशों की सेना की सपोर्ट की बात कर रहे थे, उस वक्त पुतिन के ड्रोन यूक्रेन पर और ज्यादा फायर कर रहे थे। रूस ने उस रात यूक्रेन में 112 ड्रोन से हमले किए। खुद ज़ेलेंस्की ने माना है कि अकेले सितंबर की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा यूएवी से हमला किया, लगभग 900 गाइडेड एरियल बम गिराए और 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। चेरनीहिव, खार्किव, ओडेसा, खेरसोन, कीव, ज़पोरिज़िया, नीपर, किरोवोग्राद, खमेलनेत्स्की, जाइंटमीर, वोलिन, इवानो फ्रैंकविस्क, रिवने और लीव पर अटैक किया। अब सवाल है कि क्या 26 मुल्कों के यूक्रेन को सेफ्टी देने के ऐलान के बाद क्या रूस थम जाएगा? क्या 26 मुल्कों के पास इतना बारूद है? क्या 26 मुल्कों के पास इतना एटम बम है? क्या 26 मुल्कों के पास इतनी ताकत है जो रूस को बैकफुट पर लाएंगे? अगर एटम बम के ताकत की बात करें तो रूस के पास 5,459 न्यूक्लियर बम हैं, जबकि यूरोप के पास 515 एटम बम, जिसमें फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। अमेरिका अगर इसमें शामिल होता है तो उसके पास 5,225 परमाणु बम है। लेकिन यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक जाएगा लगता नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बनती है और रूस चाहता है कि 1290 दिन की स्थिति नहीं बने, जिस तरह से ट्रंप का अब तक का पुतिन को लेकर रुख रहा है, उससे लगता नहीं है कि अमेरिका युद्ध जैसे किसी स्थिति के फेवर में है। क्योंकि जब पत्रकारों ने यूक्रेन को सेफ्टी गारंटी पर सवाल किया तो ट्रंप ने रूस को लेकर युद्ध खत्म करने की ही बात की, ना कि पुतिन को चिढ़ाने की। यूक्रेन के साथ आपको जो सुरक्षा गारंटी मिली है उसके बारे में क्या कहना है सर? ठीक है, हम इसका हल निकाल लेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। देखिए, हम बहुत सारी जानें बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लिए कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि लोग यही उम्मीद करते हैं, हम सबकी मदद करेंगे। यूरोप इसमें सबसे आगे होगा और वो पहले आना चाहते हैं, वे इसे खत्म होते देखना चाहते हैं। अचानक से ये एक साथ खत्म होगा। सच तो यह है कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तभी उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। पुतिन से 50 बार फोन पर बात कर चुके हैं, दुनिया भर में बड़े माहौल के साथ अलास्का में मीटिंग भी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0। मुश्किल यह है कि ट्रंप पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। अभी अचानक से युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि ना यूरोप राजी हो रहा है, ना ज़ेलेंस्की मानने को तैयार है, और पुतिन तो पीछे हट ही नहीं रहे।
फिर 26 देशों का यूक्रेन को सेफ्टी देने की बात के बाद ट्रंप का यह कहना कि अचानक युद्ध खत्म हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या है? क्या ट्रंप 26 देशों के साथ रूस को ताकत के बल पर दबाने का इरादा रख रहे हैं? अगर ऐसा है तो पुतिन कम नहीं है। अगर पुतिन और 26 देशों की एक्टिव मिलिट्री की तुलना करें तो रूस के पास 10 लाख सैनिक हैं, यूरोप के पास 12,98,969 सैनिक हैं, रिजर्व मिलिट्री रूस के पास 20 लाख की तादाद है और यूरोप के पास 17,50,132 सैनिक हैं। टैंक के मामले में रूस के पास 12,267 टैंक हैं और यूरोप के पास 4,377 हैं। इसमें रूस कहीं ज्यादा आगे है। इसी तरह आर्मर्ड व्हीकल रूस के पास 24,172 है तो यूरोप के पास 30,510। आर्टिलरी में रूस का सामना करना 26 देशों के लिए मुश्किल है। रूस के पास 18,266 आर्टिलरी की ताकत है और यूरोप के पास 6,416। इसी तरह टोटल एयरक्राफ्ट रूस के पास 4,418, यूरोप के पास 5,392 है, जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट रूस के पास 1,411, यूरोप के पास 1,473, हेलीकॉप्टर की तादाद रूस के पास 1,665, यूरोप के पास 2,330 है, नेवल वेसल रूस के पास 653, यूरोप के पास 1,385 है, एयरक्राफ्ट कैरियर रूस के पास 1, यूरोप के पास 3 है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, यूरोप के साथ अमेरिका भी खड़ा है और रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। और अगर युद्ध के हालात बने तो किस हद तक जाएंगे उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सच तो यह है कि युद्ध अगर हुआ तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप खुलकर सामने आ गया है। ये जरूरी है कि हर कोई यूक्रेन को यूरोपियन संघ का हिस्सा समझे। यह वाकई एक बड़ा बदलाव है। यूरोपियन संघ में यूक्रेन की सदस्यता एक सुरक्षा की गारंटी है। यह आर्थिक सुरक्षा और भू राजनीतिक सुरक्षा दोनों पर लागू होता है। मैं उन सभी का आभारी हूं जो इस स्थिति को इस नजरिए से देखते हैं। यूरोपियन संघ में यूक्रेन की सदस्यता को संयुक्त राज्य अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है, जो मानता है कि हमारी सुरक्षा, महाद्वीप के सभी लोगों की सुरक्षा एक साझा यूरोपीय मुद्दा होना चाहिए। Наші команди strong security guarantees to Ukraine through air. यूक्रेन के पुनर्निर्माण और यूरोपीय संघ में उसके प्रवेश के मार्ग का हम समर्थन करते हैं। ये स्पष्ट है कि यूक्रेन की यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता न केवल सर्वोत्तम सुरक्षा गारंटी है, बल्कि ये यूक्रेनी लोगों की समृद्धि और सर्वोत्तम भविष्य के लिए सबसे प्रभावी मार्ग भी है। मैं आज यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम आपके द्वारा अपनी धरती पर युद्ध के दौरान किए गए सुधारों से कितने प्रभावित हैं। How impressed we are with the reforms you have carried out with the war in your soil. और पुतिन ने जैसी धमकी दी है उससे लगता तो यही है कि युद्ध रुकने वाला नहीं। तो क्या यूरोप और रूस तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?